रण क्षेत्र देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बहुत खास मुद्दा आज आपके बीच लेकर आई हूं। दुनिया मान रही है मोदी इज द बॉस। यस, मोदी इज द बॉस, क्योंकि जिस तरीके से हमने पाकिस्तान को, आतंकिस्तान को उसके ही घर में घुसकर उसकी अपनी असली औकात से उसका सामना कराया, वहीं दूसरी तरफ हमने दुनिया को भी बता दिया है कि हमारी नीतियां अब बदल चुकी हैं। अब संयमित रहकर, डर कर हम आगे नहीं बढ़ते। अब हम संयमित तो रहते हैं, लेकिन सटीकता के साथ अपनी नीति और नियति को आगे लेकर चलते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान से हुए इस परिस्थिति के बीच हमने दुनिया को बड़े मैसेजेस दिए हैं। न केवल हमने दुनिया को यह बताया कि हम सैन्य ताकत या कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान जैसे रोग देश को, रोग स्टेट को न केवल हम दुनिया के सामने एक बार फिर से बेनकाब कर सकते हैं, बल्कि दुनिया में हम ये संदेश पहुंचा सकते हैं कि हम अपनी शर्तों पर आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की, चीन और अजरबैजान जैसे देशों के साथ भी रिश्तों को लेकर समीक्षा का जो समय है वो अब आ चुका है। और इन सब के बीच हमने अमेरिका को भी दो टूक मैसेज दे दिया है कि चौधरी बनने का प्रयास मत कीजिए। ये नया भारत है जो इंडिया फर्स्ट यानी भारत को सर्वोच्चता प्रदान करते हुए, भारत के अपने फायदों को सर्वोच्चता पर रखते हुए, भारत के राष्ट्रवाद को सामने रखते हुए और उसको सर्वोच्चता प्रदान करते हुए ही अपनी नीतियों का निर्धारण करता है। क्योंकि जिस तरीके से सीज फायर के मसले में अमेरिका ने, ट्रंप ने अपने आप को द बॉस दिखाने का प्रयास किया था, हमने दरअसल ट्रंप के भी उन सपनों पर पानी फेर दिया है। इन सब के बीच परिस्थिति जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे भारत ये बताता चल रहा है कि आने वाले समय में भारत ही विश्व गुरु होने वाला है। आने वाले समय में भारत ही दुनिया की दिशा और दशा निर्धारित करने वाला है। इन सब के बीच भारत को अब यह भी तय कर लेना होगा कि हमारे सच्चे मित्र कौन है और शत्रु कौन है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मित्रता की आड़ में कुछ देश शत्रुता का बीज बो चुके हैं और खाद पानी देने का काम भी उनके लिए शुरू हो चुका है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि एक तरफ भारत अपनी नीतियों पर आगे बढ़ रहा है, न्यू नॉर्मल ऑपरेशन सिंदूर को बनाकर अपनी ताकत को दुनिया को दिखा चुका है, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप जैसे लोग किस तरीके से पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, ईर्ष्या से इस कदर पीड़ित हैं कि आज ट्रंप का एक बयान भी चर्चा में बन गया है। ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने टिम कुक को कहा है कि एप्पल के सीईओ उनको कहा है कि भारत में आप फैक्ट्री मत लगाइए, अब भारत में फैक्ट्री मत लगाइए, भारत में कंपनी को आगे मत बढ़ाइए। ये कहकर वो क्या संदेश देना चाह रहे थे, और वो भी ऐसे समय में जब भारत की एक टीम बहुत जल्द इसी निगोसिएशन के लिए, इसी डील के निगोसिएशन के लिए अमेरिका रवाना होने वाली है। किस तरीके से ये खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली जो कहावत है वो ट्रंप चरितार्थ करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इन सब के बीच यहां पर भी अमेरिका को भी मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट कर दिया है कि डील ऐसे लेवल पर होगी जहां पर दोनों का फायदा होगा, लेकिन भारत अपने राष्ट्रवाद के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। इन सब के बीच आज एक और बड़ी तस्वीर देश के सामने आई जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवानों के बीच पहुंचे। जवानों के बीच पहुंचकर उन्होंने एक बार फिर से दुनिया को संदेश दे दिया कि ये नया भारत है और ये आज की जो सेना है वो दुश्मन की छाती पर जाकर वार करती है। दुश्मन ने धर्म पूछकर गोली चलाई थी, लेकिन हम कर्म देखकर ही हमला करते हैं, कर्म देखकर ही उसका प्रतिफल सामने आता है। और यही वजह रही कि जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवानों के बीच पहुंचते हैं तो जवानों का जोश हाई नजर आता है। इन सब के बीच एक तरफ रक्षा मंत्री जवानों के बीच थे, तो दूसरी तरफ कश्मीर में जवानों ने मोर्चा भी संभाल रखा है। ऑपरेशन केलर लगातार जारी है। ऑपरेशन सिंदूर का ही ये एक वर्जन कहा जा रहा है, इसलिए क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर
सीमा से पार दुश्मन को उसकी औकात याद दिला रहा है, तो ऑपरेशन केलर सीमा के भीतर छिपे हुए आस्तीन के सांपों को और आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर चुन चुन कर मार रहा है। और यही वजह है कि बीते 48 घंटे में अब तक 6 आतंकियों को 72 हुरों के पास पहुंचाया जा चुका है। मुद्दे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इन मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा जो खुलकर सामने आ रहा है वो भारत के नेतृत्व का आ रहा है। भारत की नेतृत्व क्षमता का लोहा आज दुनिया मान रही है, और दुनिया मान रही है कि जब नेतृत्व क्षमता अग्रणी होती है तो फिर जिस तरीके की तस्वीरें सामने आती है वो तस्वीरें ही आज भारत में परिलक्षित हो रही है। भारत सच के साथ आगे बढ़ रहा है, भारत परमाणु के साथ आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि हमने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर बेनकाब किया है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवानों के बीच जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आदमपुर बेस पहुंचते हैं तो उन तमाम परमाणु की तस्वीर हमारे सामने आ जाती है, जिसमें पाकिस्तान ने यह कहने का प्रयास किया था कि हमारे बेस को पाकिस्तान की फौज ने नुकसान पहुंचाया, हमारे राफेल को नुकसान पहुंचाया, हमारे S-400 डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचाया। लेकिन हमने तो प्रमाण दे दिया। अब देखिए, पाकिस्तान है ये, कट कॉपी पेस्ट करना चाहता है। अब कट कॉपी पेस्ट कर तो लिया, लेकिन ये भूल गया कि हमारे प्रधानमंत्री जो 400 करोड़ के S-400 के ठीक सामने खड़े होकर डंके की चोट पर सच का प्रमाण दुनिया के सामने रखते हैं, लेकिन यहां पर पाकिस्तान है जो 40 रुपए का पोस्टर लगाकर अपनी हार की और अपनी नाकामी को अपनी आवाम के बीच छिपाने का प्रयास करती है। तस्वीरें ही इस बात की गवाही दे रही हैं कि पाकिस्तान किस कदर अपने ही देश में, अपने ही लोगों के सामने अपने झूठ को दिखाकर उनके साथ दगाबाजी कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर ही उसकी आवाम सेना और सरकार के अगेंस्ट नजर आती है। कई तरीके की आपने देखा होगा कि प्रतिक्रिया आई थी, लेकिन इन सब के बीच क्योंकि फेस सेविंग करना है पाकिस्तान को, तो लगा लिया पोस्टर और दिखा दिया कि हम कितने आगे हैं। लेकिन यहां तो पाकिस्तान की असलियत सामने आती है कि पाकिस्तान कितना पानी में है। और अगर बात चल पड़ी है पानी की, तो यहां पानी से भी मार रहे हैं हम पाकिस्तान को। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 सस्पेंडेड रहेगी, भारत ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है। पाकिस्तान को गिड़गिड़ाना पड़ा है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर कहना पड़ा है कि इस ट्रीटी को, इस समझौते को फिर से बहाल कर दिया जाए, वरना पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरसते हुए मर जाएगा। अब जिस तरीके की तस्वीरें दुनिया के सामने एक के बाद एक सामने आ रही हैं, इतना तो तय है कि भारत ने अपने हर एक कदम से अपनी नीतियों को स्पष्टता के सामने, दुनिया के सामने रख दिया है। वो नीति चाहे आतंकिस्तान पाकिस्तान को लेकर हो, वो नीति चाहे दगाबाज अमेरिका को लेकर हो, या वो नीति चीन, तुर्की और अजरबैजान जैसे उन देशों के खिलाफ भी हो जो पाकिस्तान को सपोर्ट देते रहे, उसके लिए सपोर्ट सिस्टम का काम करते रहे। सभी देशों के साथ समीक्षा, सभी देशों के साथ रिश्तों की समीक्षा करने का वक्त आ गया है। अब आने वाला समय क्या होगा, इसी पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। बेहद खास अतिथि आज हमारे साथ जुड़ेंगे, मैं उनसे आपका परिचय कराऊं उससे पहले, क्योंकि मैंने कहा कि आज का दिन बहुत विशेष था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बदामी बाग पहुंचे हुए थे। सेना के बीच में जब वो पहुंचते हैं और वहां से जो रक्षा मंत्री गरजते हैं, तो किस तरीके से पाकिस्तान की सेना और सरकार थर थर कांपती है, आइए उन्हीं की शब्दों में सुनिए। सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की, मैं मानता हूं, यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। 35-40 वर्षों से भारत सरहद पार से चलाए जा रही आतंकवाद का सामना कर रहा है। आज भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ कर दिया है, यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथियों, आतंकवादियों ने पहलगाम में आतंकवादी घटना को अंजाम देकर भारत के मस्तक पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है। भारत की सामाजिक एकता को तोड़ने का भी प्रयास किया गया है।
उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। पाकिस्तान के जख्मों का इलाज इसी बात में है कि वह भारत विरोधी और आतंकवादी संगठनों को पनाह देना बंद करे और अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी सूरत में न होने दे। साथ आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष लोगों को मारा। उसके बाद आपने जो जवाब दिया उसे पूरी दुनिया ने देखा है। उन्होंने यह नहीं सोचा कि आम नागरिकों ने उनका क्या बिगाड़ा है, उन्होंने ऐसा क्या किया है कि उन्हें मार दिया जाए। पर मैं यह कहना चाहूंगा, आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देखकर मारा, धर्म पूछकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा है। उन्होंने धर्म देखकर बेगुनाहों की जान ली, यह पाकिस्तान का कर्म था। हमने कर्म देखकर उनका खात्मा किया, यह हमारा भारतीय धर्म है। एक रक्षा मंत्री के रूप में मुझे आप सबको बेहद नजदीक से वर्षों से जानने का और समझने का अवसर मिला है। आपकी उस ऊर्जा को महसूस करने आया हूं जिसने दुश्मनों को नष्ट नाबूद कर दिया है। आपने जिस तरीके से सीमा के उस पार पाकिस्तान की चौकियों और बंकरों को आपने ध्वस्त किया, दुश्मन मैं समझता हूं उसे कभी भूल नहीं सकता। आपने देखा होगा कि आमतौर पर लोग जोश में होश खो देते हैं, लेकिन आपने जोश भी रखा, होश भी रखा और सूझबूझ के साथ दुश्मनों के ठिकानों को आपने बर्बाद किया है। आज मैं यहां रखी बात पाकिस्तान की, तो उसकी बात ही क्या करूं आपसे। वह देश तो मांगते मांगते अपनी जहालत से एक ऐसी हालात में आ गया है कि उसके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जहां भी खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन प्रारंभ हो जाती है। अभी आपने सुना ही होगा कैसे वह फिर एक बार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के पास कर्ज मांगने गया। वहीं दूसरी तरफ हमारा देश है कि हम आज उन देशों की श्रेणी में आते हैं जो IMF को फंड देते हैं ताकि IMF गरीब देशों को कर्ज दे सके। ऐसी स्थिति में हमारा यह भारत है। रामचरितमानस में स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जहां सुमतितः संपत्ति नाना, जहां कुमतितः विपत्ति निदाना। यानी जहां सुमति होती है, अच्छी नीतियां होती हैं, वहां सुख और समृद्धि होती है, और जहां कुमति होती है, बुरी मति होती है, केवल दूसरों के हित की भावना होती है, वहां तरह तरह की विपत्तियां स्वाभाविक रूप से आती ही हैं। पाकिस्तान जिसका जीता जागता यह उदाहरण है। तो सुमति और कुमति में कितना बड़ा अंतर है, राजनाथ सिंह ने यह भी बता दिया, और यह भी बता दिया कि पाकिस्तान किस तरह से भिखारिस्तान बना हुआ है। लेकिन इन सब के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, वो बयान भी हम आपको आगे सुनवाएंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पाकिस्तान की सोच है, जिस तरह से पाकिस्तान में आतंकियों का ठिकाना है, आतंकिस्तान है, अगर पाकिस्तान जैसे देश जो आतंकियों को पालते पोसते हों उनके हाथों में परमाणु शक्ति है, तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को अब उसकी देखरेख करनी होगी, क्योंकि ऐसे देश जो आतंकियों को ही पालते पोसते हों, जो आतंक को ही विश्व में फैलाने का काम करते हों, उस देश के हाथ में परमाणु शक्ति खतरे की ही घंटी है। इन सब के बीच पाकिस्तान को हम सबक पर सबक दे रहे हैं, पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमने जैसे पहले भी कहा कि जो दूसरे मुल्क हैं उनके साथ भी रिश्तों की समीक्षा का वक्त आ गया है, और खासतौर से अमेरिका के साथ। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर को लेकर अपनी आपको द बॉस दिखाने का प्रयास किया, लेकिन भारत ने ट्रंप को भी बेनकाब किया। अब करते क्या नहीं करते, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जैसे मैंने पहले भी कहा, और यही वजह रही कि ट्रंप ने एक और विश्वासघात किया। ट्रंप ने एप्पल से यह गुहार लगा दी कि वो भारत में अपनी डील ना करें। यह कितना बड़ा विश्वासघात है, इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन ट्रंप की तरफ से कहा क्या गया है एग्जैक्टली, आइए आपको सबसे पहले वो भी सुनवा देते हैं। And we have Apple, as you know, is coming in.
And I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India. And they've offered us a deal where basically they're willing to literally charge us no tariff. So we go from the highest tariff, you couldn't do business in India, we're not even a top 30 in India because the tariff is so high, to a point where they have actually told us, I assume you too, Scott, you were working on that also, that there will be no tariff, right? Would you say that's a difference? They're the highest, and now they're saying no tariff. But I said to Tim, look, we've treated you really good. We put up with all the plants that you built in China for years. Now you got to build us. We're not interested in you building in India. India can take care of themselves. They're doing. अब ट्रंप ने बात कही है तो फिर जवाब देना तो बनता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा ये भी आप सुन लीजिए, फिर चलते हैं आज के गेस्ट पैनल के पास। On the trade remarks, let me say this, that look, between India and US, trade talks have been going on, negotiations have been going on. In fact, we have, I think a team is just going at this point. These are very complicated negotiations. They are very intricate. Nothing is decided till everything is. But any trade deal has to be mutually beneficial. Any trade deal has to work for both the countries. And I think that would be our expectation from the trade deal. And until that is done, I think any judgment on it would be premature. Thank you very much. और आइए अब सीधे जरा अपने मेहमानों के पास अब चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त रक्षा मंत्री, माफ कीजिएगा, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ ग्रुप कैप्टन वीएन झा सर जुड़ चुके हैं। जय हिंद सर, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ रक्षा विशेषज्ञ एसके मिश्रा सर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जय हिंद सर, आपका भी बहुत स्वागत। और साथ ही साथ हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट सिद्धार्थ दबे सर भी जुड़ चुके हैं। नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है सर। और आप तीनों की मुस्कुराहट मुझे कॉन्फिडेंस और ले आती है, क्योंकि आप तीनों की तरफ से जो बातें निकलती हैं वो एक बड़ा जवाब होती है। और मैंने अक्सर देखा है कि मेरे डिबेट पे कही हुई बातें ही अगले दिन बहुत हद तक सच होती हुई भी साबित होती है। और आज भी हम ऐसा ही कुछ उम्मीद लेकर इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। वीएन झा सर, आपके साथ शुरुआत कर रही हूँ। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात से मैं शुरू करना चाहती हूँ कि बहुत सारी चीजें एक साथ दरअसल चल रही हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों में एक चीज क्लियर है कि हमारी नीति में स्पष्टता आ चुकी है। हमारी नीति बहुत स्पष्ट हो चुकी है और उसी के हिसाब से हम अपनी नियति तय करने वाले हैं। सबसे पहले मैं राजनाथ सिंह जी के उस बयान पर आना चाहती हूं जिसमें उन्होंने कहा कि अब जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। पाकिस्तान जो गीदड़ भभकी बार बार न्यूक्लियर अटैक की दे रहा था और वो बार बार कहता है कि हम न्यूक्लियर पार हैं, तो अगर ऐसी स्थिति है तो निश्चित रूप से अब थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। कितना सीरियसनेस होनी चाहिए इस बात में जो उन्होंने कहा है? वीएन झा सर। देखिए, राजनाथ सिंह जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि जब आप एक दायित्व को उत्पन्न होने देते हैं तो जब एक बार दायित्व उत्पन्न हो जाता है उसके बाद उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो वो उत्पन्न ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए, वो आज के दिन की यथार्थ एक अप्रोच है। देखिए, राजनाथ सिंह जी ने जो कहा, आईएईए का नाम लिया, तो मैं आपको बता दूं कि आईएईए न्यूक्लियर एनर्जी में वो पल होता है जब आप उसके जो बहुत कम क्वांटिटी वाले जो रॉ मटेरियल होते हैं या ओर होते हैं उससे आप यूरेनियम को परिष्कृत करते हैं और परिष्कृत करके उस स्थान तक ले आते हैं जब वो के न्यूक्लियर एनर्जी फ्यूल रिएक्टर में काम में आता है। आईएईए का जो परिप्रेक्ष्य है मोस्टली यहाँ तक है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि एक वो समय था जब पहले के 3.5% यूरेनियम जो होता था वो सफिशिएंट होता था फ्यूल के लिए, पुराने ज़माने के। आज के दिन में जो प्लांट्स बनते हैं उसमें 15 से लेके 20% तक यूरेनियम इनरिच प्लांट जो होते हैं। तो इसलिए आपने ईरान में भी सुना होगा कि ईरान में जो आईएईए की टीम आई है उन्होंने कहीं पे 20% का फ्यूल पाया हुआ है, कहीं ट्रेसेस ऑफ 60% पाया हुआ है, एक जगह तो उन्होंने 92% भी पाया था। तो ये जो एनीथिंग फ्रॉम मोर देन 20%
दिखाता है कि आप किसी और काम में लगे हुए हैं। आपका जो एम है वो सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी के लिए नहीं है। और यहीं पे आईएईए आती है कि कहीं आप प्रोलिफरेशन तो नहीं कर रहे हैं, एटॉमिक न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, कहीं आप जो जो वॉर हेड मटेरियल ग्रेड यूरेनियम होता है, कहीं वो तो नहीं बना रहे हैं जिसके लिए कि आपको 92% इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, या फिर आप किसी और देश को सप्लाई तो नहीं कर रहे हैं। याद रहे, ईरान के बगल में जो बाकी देश हैं वो चाहते हैं कि उनके पास में एटॉमिक चीजें आए। पाकिस्तान के बगल में जो देश हैं वो चाहते हैं कि उनके पास में परिष्कृत यूरेनियम आ जाए। तो इसीलिए पाकिस्तान का उन्होंने नाम लिया कि यहाँ ये एक रोग कंट्री है। इस रोग कंट्री के पास में अगर न्यूक्लियर आर्सेनल आ जाए तो ये काफी बड़ी विभीषिका कर सकता है। और चूंकि यहाँ पे यूरेनियम की प्रोसेसिंग होती है, इसलिए आईएईए की नजर इस पे रहनी ही चाहिए, क्योंकि आज के दिन में विश्व में सबसे बड़ा जो प्रोलिफरेटर अंदाज किया जाता है या तो पाकिस्तान है या फिर नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया में एक तरह का वहां पे प्रशासन है, वहां पे जिहादी तंत्र नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में जिहादी तंत्र है। कब उनके हाथ में ये यूरेनियम ग्रेड आ जाएगा तो आप जानते नहीं हैं। इसीलिए ये खास करके जो कहा था कि एटॉमिक एनर्जी को, आईएईए को ये चाहिए कि वहां पे आके इंस्पेक्शन पाकिस्तान करे। रोग स्टेट है और इसीलिए इस बात को संजीदगी से लेने की जरूरत है। एसके मिश्रा सर, आपका स्टैंड। प्लीज अगेन रिपीट द क्वेश्चन। ये जिस तरीके की परिस्थिति बनी, भारत को लगातार न्यूक्लियर अटैक की धमकी देना, और पाकिस्तान को अब क्या हम पहले भी बेनकाब करते रहे हैं और अब तो बहुत खुलकर सामने आ चुका है कि पाकिस्तान किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ आतंकियों का पनाहगार है। और अगर आतंकियों के हाथ में, आतंकिस्तान के हाथ में अगर न्यूक्लियर पावर है तो वाकई इस पर पूरे वैश्विक मंच को इसके बारे में सोचने की जरूरत है। वैश्विक स्तर पर अब इस पर चर्चा होने की जरूरत है कि उसे किसी न किसी तरह से कंट्रोल किया जाए। भी लोनी जी, बात यह है कि ये स्पष्ट हो चुका है कि वहाँ पे खालिस्तानी जो ये करें आतंकवादियों का ये आतंकवादी गढ़ बन चुका है ये। और वहाँ पे आतंकवादियों ने ही पूरा सत्ता पे कब्जा कर रखा। इवन देन सेना में भी उनका, अभी आपने देखा हो जब ये आतंकवादी मारे गए तो उनके साथ सेना भी खड़ी थी उनके जी। अब ये उनका एक ये कारण है कि वो हर हालत में किसी भी तरह से उसको एन के बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बात स्पष्ट हो चुकी है। आज जो राजनाथ सिंह जी ने कहा कि इस पे देखरेख जरूरी है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा आयोग है, इस बात पे निरीक्षण करे, इस बात का परीक्षण करे कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। वो दुरुपयोग मानवता के लिए सबसे बड़ा कलंक साबित होगा। और इस बात पे ध्यान नहीं दिया गया तो ये मानवता के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। ये बात जरूर ध्यान देने योग्य है, क्योंकि अभी जैसे जहां साहब बता रहे थे कि भाई कोरिया की बात करें तो वहाँ आतंक जो है इस तरह के आतंकवादी नहीं है, इस तरह की जिहादी नहीं है। वहाँ शासक हो सकता है कि कुछ देशों के विरोध में हो, लेकिन इस तरह की घटनाएं नहीं है इनमें। तो यदि इनके हाथ में लग जाता है तो जैसे ना जो दैत्य होता है, जो दैत्य की बात की ना, जब बोतल से निकल आता है तो कुछ भी घटित कर सकता है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो ये इनके हाथ में ये यदि लग जाती है परमाणु शक्ति तो ये उसका दुरुपयोग कभी और किसी तरह से भी कर सकते हैं। उनको कोई मानवता से लेना देना नहीं है। बिल्कुल। जबकि और जिनकी सेना का उद्देश्य ही जिहाद से जुड़ा हो, जब सेना का उद्देश्य ही जिहाद से जुड़ा हो, तब तो और भी ज्यादा ही खतरा बढ़ जाता है। सिद्धार्थ दबे जी। जी नमस्कार लावणी जी। लावणी जी, एक मुद्दा भी है इसमें। देखिए, भारत जो है ये एक रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी है और यहाँ पे जो चेन ऑफ कमांड है वो पूरी तरह से वेल एस्टैब्लिश्ड है। अगर आप देखें तो भारतीय सेना जो है वो भी पूरी तरह से पॉलिटिकल लीडरशिप के अधीन रहती है। किंतु जब हम पाकिस्तान को देखते हैं तो पाकिस्तान में बहुत एम्बिग्यूटी है। वहाँ पे कई बार ये भी समझ में नहीं आता है कि ये नेशन जो है इसके पास सेना है या सेना के पास नेशन है। यानी कि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आर्मी पूरी तरह से कंट्रोल करती है और आज भी हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं आर्मी ही कंट्रोल करती है। अच्छा, आर्मी के अंदर ही उनके इतने सारे डिविजन्स हैं, इतने सारे उनके फिशर्स हैं। फिशर्स मतलब गैप्स हैं, वॉइड्स हैं, अंदरूनी उनके बीच में एक कश्मकश लगी रहती है। जो कोर कमांडर्स हैं वो अपने आप को कई बार इंडिपेंडेंट भी फील करते हैं। और जब 10 मई की जो घटना हुई उसके बाद सीज फायर डिक्लेयर हुआ, सीज फायर के बाद वहां से सीज फायर वायलेशन हुआ, कई तरह के अर्थ और इसमें तर्क निकाले गए। उसमें से एक ये भी था
कि उनका जो वन कोर है, जो मंगला, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, तो हो सकता है कि उसका जो कोर कमांडर है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट और अपने आप को जो है समझ जैसे फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं, जैसे एक जमींदार होते हैं, उस तरह से वो अपने आप को इंडिपेंडेंट भी फील करते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि ऑलमोस्ट 4,500 जो आर्म फोर्सेस के पर्सनल हैं उन्होंने रेजिग्नेशन दी, और 250 के करीब जेसीओज और ऑफिसर्स भी वहां से उन्होंने रेजिग्नेशन दिए। वो इस तरह की सेना के साथ काम करना नहीं चाहते, ऐसी खबरें हमारे पास आई हैं। तो इसके पीछे क्या दिखाता है कि जैसे भारतीय सेना है जो एक तरह से पूरी तरह से प्रोफेशनल आर्मी है वर्ल्ड में, इसी के विपरीत जो पाकिस्तान की सेना है वो मर्सिनरी सोल्जर्स, वो उसको भी रिक्रूट करती है। वो साथ ही साथ नॉन स्टेट एक्टर्स जो कि टेररिस्ट हैं, वो भी उनके लिए एक स्टेट क्राफ्ट का एक इम्पोर्टेंट एक प्यादे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो संभावनाएं हैं कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो कई बार हम एक डर्टी बॉम्ब शब्द का भी प्रयोग करते हैं, जो कि न्यूक्लियर नहीं होता है, बट उसको रेडिएशंस और कन्वेंशनल जो मटेरियल्स हैं, कन्वेंशनल एम्यूनिशन है, उसको क्लब करके कुछ बनाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि न्यूक्लियर बॉम्ब होना या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होना या न्यूक्लियर आर्मामेंट होना, ये एक बहुत रिस्पॉन्सिबल नेशन के पास ही होना आवश्यक है। रिस्पॉन्सिबल नेशन के पास होना चाहिए, और वो ऐसा नेशन जहां पर यूनानिमस वॉइस निकलती हो, जहां पर सबके बीच में कंपैटिबिलिटी हो, जहां पर सिर्फ राष्ट्रवाद एक जो भावना हो वो राष्ट्रवाद की हो। लेकिन यहां पर पाकिस्तान में तो सबकी अपनी अपनी चाहते हैं। खैर, एक बहुत छोटा सा ब्रेक मुझे यहां पर लेना पड़ेगा, लेकिन मुद्दे अभी बहुत सारे हैं जिन पर आप लोगों की राय बहुत ज्यादा मायने रखेंगी। सेना के शौर्य और भारत सरकार की संकल्प शक्ति ने भारत की परिभाषा बदल दी है, और भारत ने बता दिया है कि आज भारत उस हाथ में है, ऐसा चेहरा नेतृत्व कर रहा है भारत का, जो अपनी शर्तों पर आगे चलता है, और भारत में राष्ट्रवाद से बढ़कर कुछ नहीं है। आज हम इसी पर बड़ी चर्चा कर रहे हैं। तीनों खास अतिथि हमारे साथ लगातार बने हुए। देखिए, पाकिस्तान को लेकर जहां सर हम तो बहुत सारी चीजों पर अब क्लियर हैं और नीतियां भी तय हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ कम से कम अब हमें उन देशों के साथ भी अपनी नीतियों को बदलना होगा जो अभी तक ये कहते आए थे कि भाई वो तो हमारे दोस्त हैं। अब हमने कल ही बात की कि तुर्की, हम सबसे पहले ऑपरेशन दोस्त के जरिए हमने मदद पहुंचाई, लेकिन दुश्मन का दोस्त दुश्मन ही होता है, ये तुर्की ने साबित कर दिया। चीन और अजरबैजान को लेकर भी इस तरह से चीजें सामने आती रही है, और अब अमेरिका की हालत, खासतौर से ट्रंप की हालत, जैसे मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में ही कहा कि किसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कुछ ऐसी ही स्थिति बनी हुई है हर बार के स्टेटमेंट अगर देखे जाएं। लेकिन सवाल ये बनता है कि जब कभी भी ट्रंप ऐसे बयान देते हैं, वो चाहे समझौते सीजफायर को लेकर हो या फिर हमारी ट्रेड पॉलिसी को लेकर हो, क्या ऐसे स्टेटमेंट पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिक ऑक्सीजन का काम करते हैं? क्या इससे कहीं ना कहीं से पाकिस्तान को बल मिलता है? जी झा सर। देखिए, आप ट्रंप के बयानों पर मत जाइए। ट्रंप कब अपने बयान से खुद ही फिर जाएंगे, ये कोई नहीं कह सकता है। आपको याद है जब ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन के लिए कुछ कहा था, और जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कैमरे पे कि आपने तो ऐसा कहा था, तो वो उसने कहा डिड आई से दैट। तो ये ट्रंप कब क्या बोलेंगे उसके ऊपर में ज़्यादा मत जाइए। लेकिन आपने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाया हुआ है, क्या अपने जो मित्र देश हैं और जो दुश्मन देश हैं, क्या उसकी परिभाषा आज के दिन में तय होनी चाहिए? मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है ये चीज़। देखिए, मैं एक छोटा सा एक एडिटर हूँ एक छोटे से मैगजीन का। पिछले 4 साल से मैंने ये मुहिम चला रखी है कि भारत पहले बहुत कमज़ोर देश था, आज के दिन में भारत सशक्त है, नया भारत है, आगे आने वाले दिनों में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ऑलरेडी बन चुकी है, तीसरी बनेगी। तो भारत में एक चीज़ की कमी है, यहाँ पे पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स नहीं है, क्योंकि अगर वो चीज़ आपके पास में होता तो हर दूसरे दिन तीसरे दिन अगर कोई भी देश आपके खिलाफ में कोई साजिश रचता है या कोई ऐसा काम करता है कि उसको नहीं करना चाहिए, जो उससे अपेक्षित नहीं था, तो ऐसे देशों का रिव्यू करने के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स ये जो होती है, ऐसे देशों को
कैटेगरी में लाके खड़ा करती है कि कौन आपके दोस्त हैं और कौन आपके दुश्मन है या कौन न्यूट्रल हैं। ये चीजें भारत को अब करना चाहिए, क्योंकि भारत आज के दिन में वो भारत नहीं जो पहले था, और आज के दिन में भारत जो करेगा उसको लोग सुनेंगे। इसकी दो तीन चीजें और स्पेशलिटी हो जाती है, जैसे आपने टर्की का नाम लिया, अजरबैजान का नाम लिया, अभी इजिप्ट से भी कुछ चीजें आई हुई हैं, इजिप्ट ने भी कुछ खुराफाती की है, मलेशिया का नाम आया। ये सारे ऑफ कोर्स ये सारे इस्लामिक देश हैं, लेकिन इस्लामिक देश सारे खराब नहीं हैं। भारत को आप जानते हैं, मोदी जी को बहुत सारे इस्लामिक देश से द स्टेट ऑफ ऑनर मिला हुआ है। तो सबों से हमारी दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो हमसे दुश्मनी करेगा उसको छोड़ना आज के दिन में यथार्थ नहीं है। और यहीं पे आती है कि आप किसी को कब तक सहन कर सकते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल ले लीजिए पाकिस्तान। पाकिस्तान हम लोग जानते हैं, पिछले 35 साल से भारत जानता है कि ये एक टेरर स्पॉन्सरिंग स्टेट है। तो आज के दिन में जब हमारी बात लोग सुन रहे हैं, तो हमारे पार्लियामेंट में इस पाकिस्तान को एक टेरर स्पॉन्सरिंग स्टेट क्यों नहीं डिक्लेयर किया जा रहा है? क्योंकि हम हमेशा के लिए, पहली हमारी परंपरा रही है, हम यूएसए की तरफ में देखते रहे हैं, हम दूसरे देश की तरफ में देख रहे हैं, हम यूएन की तरफ में देखते हैं कि पाकिस्तान को ऐसा करेगा। देखिए, पाकिस्तान का बैकर जो है, पाकिस्तान आज के दिन में चाइना के गोद में बैठा हुआ है। चाइना इसके ऊपर में कम से कम अंतरराष्ट्रीय खरोंच नहीं लगने देगा जिसमें कि ये टेरर स्पॉन्सरिंग स्टेट बन जाए, तो वहां पे चाइना आके वीटो लगा देगा, तो वो नहीं हो सकता है। लेकिन हम अपने लेवल पे पहला तो कदम उठाइए आप। पाकिस्तान को आज के दिन में है कि इसको टेरर स्पॉन्सरिंग स्टेट बताएं। जो देश हमारे हिंदुओं के खिलाफ जो साजिश रच रहे हैं, आप जानते हैं अफगानिस्तान में आज से 3 साल पहले वहां पे सारे हिंदुओं और सिखों का पूरा जेनोसाइड हो गया। यूनाइटेड नेशंस में जेनोसाइड का जो डेफिनेशन है वो लगाइए तो वो अफगानिस्तान में लग गया, लेकिन हमने अफगानिस्तान के खिलाफ में कुछ भी नहीं कहा अपने पार्लियामेंट में। अभी बांग्लादेश में देखिए हिंदुओं के ऊपर में अत्याचार हो रहा है, कम से कम एक निंदा प्रस्ताव तो लाना चाहिए था। पार्लियामेंट चल रही थी हमारी। तो मोदी सरकार हम कहते हैं सशक्त है, तो सशक्त है तो आप सशक्त कदम भी तो उठाइए। तो अब जो ये स्टेट्स के हमने नाम लिए हुए हैं कि जैसे जैसे टर्की है, अजरबैजान है, टर्की और पाकिस्तान के बीच में एक बहुत गहरा रिश्ता है। ये आपस में एक दूसरे के कंपटीटर हैं कि कौन सबसे बड़ा रेडिकल नेशन है, लेकिन इस्लामिक देश के हिसाब से जिहादियों का आदान प्रदान इनके बीच में होता है। याद कीजिए आप अजरबैजान का वो कॉन्फ्लिक्ट जो आर्मेनिया के खिलाफ लड़ रहा था, जिहादी वहां से तुर्की से भी गए हुए थे अजरबैजान में आर्मेनिया के खिलाफ में लड़ने के लिए नागोर्नो काराबाख में, और पाकिस्तान से भी गए हुए थे। अब बताइए ये कैसा रिश्ता है? तो ये सब जो चीजें हो रही हैं ये आपको अब सहन नहीं करना चाहिए। कि इतिहास इस बात का साक्षी है, बहुत सारी चीजों पे किसी भी तरीके की कोई धूल नहीं जमी हुई है, स्पष्ट चीजें हैं। और ऐसे में सिद्धार्थ दुबे जी, हमें भी बहुत स्पष्टता के साथ आगे बढ़ना होगा। वीएन झा सर एक बात तो सही कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल हमारे अंदर ही हमको आंतरिक स्तर पर भी कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे जो इन देशों के लिए एक बड़ा सबक प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन इस सबके बीच एक जो महत्वपूर्ण स्थिति अभी फिलहाल जो बनी हुई है, इस स्थिति में जब भारत हालांकि ये बोल चुका है कि वो तो मल्टी अलाइनमेंट की बात पहले ही कर चुका है, क्योंकि वहां वो अपनी इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन कई बार हमने देखा है कि हम बहुत डाइल्यूटेड हो जाते हैं। लेकिन जब जब हम डाइल्यूटेड हुए हैं अपनी पॉलिसी में, जब जब हम थोड़ा सा हमने नरम रुख अपनाया है, तब तक अमेरिका जैसे देश अपनी बातें हमारे ऊपर लादने लगते हैं। जब जब हम थोड़ा सा डाइल्यूट हुए हैं, हमने कुछ अच्छा करने का दुनिया में सोचा है, कुछ ऐसे देश जो ये सोच लेते हैं कि अरे ये तो टेकन फॉर ग्रांटेड लेने वाली चीजें, तो वो समय अब बदल चुका है। सिद्धार्थ जी। जी लावणी जी, इस दिशा में जो है मोदी जी की स्टाइल थोड़ी सी अलग है। देखिए, जैसे ही टर्की के बारे में, टर्की के ड्रोन्स के बारे में सुना और बॉयकॉट टर्की शुरू हो गया, डेफिनेटली वो आकार्य है। किंतु मोदी जी क्या करते हैं, तो मोदी जी ने ग्रीस के साथ, जो कि टर्की का एक बहुत लंबे उनके एडवर्सरीज रहे हैं, ग्रीस और टर्की, तो उन्होंने ग्रीस की तरफ एक अलग तरह से मित्रता का भाव दिखाया। इसी तरह से जब चाइना पाकिस्तान को आर्म्स एम्युनिशंस देता है, तो क्यों ना हम ताइवान को भी जो है ब्रह्मोस मिसाइल्स हो गया या बाकी सब जो आर्मामेंट्स हैं, या इवन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, वो भी हम उसको सप्लाई करें। कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे वो चाइना हो चाहे वो अमेरिका हो,
अमेरिका भी जो है वो एक पूर्णतया एक ट्रेड की तरफ से ही हर चीज को देखता है। उसके लिए वॉर भी जो है वो एक बिजनेस है, उसकी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। जब नरेंद्र मोदी जी यूएस गए थे तो उसने कहा था कि हम यूएस F-35 की उसने पेशकश भी की थी, और तभी भारत में इस बात पे बहुत डिबेट भी चली थी कि क्या हमें F-35 के ऊपर जाना चाहिए या Su-57 Su-57 लेना चाहिए। तो काफी सारे जो मेरे मित्र हैं जो आर्म फोर्सेस में, एयरफोर्स में, इंडियन एयरफोर्स में बहुत सीनियर पोजीशंस पे रिटायर हुए हैं, उन्होंने भी एक मत से कहा था कि हमारे लिए Su-57 ही बहुत बेस्ट है, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजिकल जो रीअलाइनमेंट है वो हम परफेक्टली कर सकेंगे विद आवर आर्मामेंट्स, विद आवर मिसाइल्स। बट दूसरा भी उसका एक पहलू है कि एट एन इवेंट लाइक अ वॉर जैसे अभी हुई है, उसमें हमारी रिलायबिलिटी रशिया के साथ बहुत ज्यादा और बहुत एक परफेक्टली होती है बजाय यूएस के। जब हम विपत्ति में होते हैं, रशिया स्टैंड्स बाय अस, हमारे साथ खड़ा रहता है एक दोस्त की तरह। लेकिन यही चीज क्या हम यूएस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? शायद नहीं, जो हमने इस कॉन्फ्लिक्ट में भी देखा, ऑपरेशन सिंदूर के केस में भी देखा। तो दो बातें यहाँ पे है कि आप जो एडवर्सरीज हैं, जैसे हमने टर्की का नाम बताया या फिर चाइना का बताया, तो हम उनके जो एडवर्सरीज हैं, जैसे ताइवान हो गया या फिर इस केस में ग्रीस हो गया, तो क्यों ना उनसे, और यही चीज मोदी जी कर भी रहे हैं। और आज सुबह में ये भी खबर आई थी कि जो एक हाई लेवल कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें फिर से जो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं टर्की के साथ, वो उसको फिर से एक बार सोचने की कोशिश कर रहे हैं। किंतु जो लोकल लोग हैं, जो आम जनता है, उनको इस बारे में समझना है। और एक चीज मैं आपको ये बता के अपनी बात खत्म करता हूं कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता हुई, जिसमें भारत ने बुरी तरह से पाकिस्तान को पीटा, उसको देख के जो 0.5 वाला जो फ्रंट है ना भारत में, वो कहीं ना कहीं से शांत हो गया है, वो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा सिमर डाउन हो गया है। तो ये भी दिखाता है कि जब हम पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा हावी होते हैं, पाकिस्तान को जैसे हमने धूल की चटाई, उससे ये जो 0.5 वाला जो फ्रंट है वो कुछ हद तक जो है वो शांत हुआ। लेकिन इस शांति के पीछे मैं समझता हूँ मोदी सरकार भी जानती है और नरेंद्र मोदी भी जानते हैं, और कई कार्यक्रमों में मैंने कहा कि थोड़ा सा और हार्ड डिसीजंस लेने की जरूरत है। हाँ, बहुत जल्दी 10 सेकंड। जिस तरह से 9/11 के बाद पेट्रियट एक्ट लाया यूएस, हमारे भी आवश्यकता ये है कि ऐसा कुछ सख्त कानून लाया जाए जो कि उनके फाइनेंशियल एसेट्स को भी सीज कर सके। कुछ भी सेडिशन का या फिर कुछ भी राष्ट्रद्रोह का मामला आता है तो वो पेट्रियट एक्ट की तरह ही कुछ ऐसा कानून लाना चाहिए ताकि ये 0.5 फ्रंट को भी हम कंट्रोल में कर सकें। आप भी सहमत हैं इस बात से? देखिए, मैं सिद्धार्थ जी से थोड़ा है, देखिए सिद्धार्थ झा साहब से भी, झा साहब इसको यूएनओ में कितने बार उठाया जा चुका है और दुनिया के सारे देश का भी, चाइना वीटो करता रहा है। ठीक है, पार्लियामेंट में पास करना चलो आंतरिक मामला है, उसे पास हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। जहां की शक्ति होती है वहां सब कमजोर आदमी अपने। आज भारत शक्तिशाली है भारत, और उसी शक्ति का मुजाहरा भी हो गया है और उसी शक्ति के तहत बहुत बदलाव भी होने वाले हैं। समय आज मुझे बस इतनी ही अनुमति देता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े। लेकिन इतना जरूर है, जिस तरह से परिस्थिति आगे बढ़ रही है वो वक्त दूर नहीं जब सीधे तौर पर भारत विश्व गुरु होगा। आज हम अपनी नीतियों के साथ, अपनी शर्तों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इसीलिए दुनिया कह रही है मोदी इज द बॉस। रण क्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।